नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश हाइपरटेंशन नो टेंशन। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। इस बीमारी के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। मेडिकल जर्नल द लेसेंट के हाइपरटेंशन पर 2016-20 के बीच एक स्टडी की थी और इस स्टडी में कहा गया कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भारत में युवाओं की मौत बढ़ी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी इस बात की पुष्टि करता है। इसके मुताबिक 24% पुरुष और 21% महिला में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। हाइपरटेंशन के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग पहली बार 2015 में बनाई गई। इसमें 85 देश शामिल हैं। इसके बाद से ही आज यानी कि 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाना शुरू हुआ। इस मौके पर आम लोगों को हाइपरटेंशन के लक्षण, खतरे और बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने वाले कई तरह के वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों को विश्व के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की तरफ से और विश्व के बड़े मेडिकल संस्थानों की तरफ से आयोजित किया जाता है। इस साल यानी कि 2023 में विश्व हाइपरटेंशन दिवस की थीम है अपना रक्तचाप सही मापिए और इसे कंट्रोल करके लंबी और भरपूर जिंदगी को जिएं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी। आप सर्जन हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अतुल सिंह जी फिजिशियन भी मौजूद है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो अतुल जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो हम इसे ही समझना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को समझाइए कि हाइपरटेंशन आखिर होता क्या है। हाइपरटेंशन एक बीमारी है। जब भी हमारा ब्लड का रक्तचाप बढ़ता है या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है, इट इज़ अ ब्लड प्रेशर इज़ अ रेंज, इट्स नॉट ए मीडियम। आम लोगों को एक मालूम होता है कि 120-80 ब्लड प्रेशर इज़ अ नॉर्मल, बट ब्लड प्रेशर एक रेंज होता है जो नीचे 110-70 से लेकर ऊपर 140-90 तक रहता है। इस रेंज में जो भी लोग हैं वो ब्लड प्रेशर के ऊपर होते हैं। जब यहाँ ब्लड प्रेशर इसके ऊपर बढ़ना चालू होता है तो हम उसको कैटेगरी में डालते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में उसको हम ब्लड प्रेशर का कहना शुरू करते हैं। इससे थोड़ा सा और विस्तार में जानना चाहूंगी, ये कैटेगरी क्या है और कैसे से आप लोग डिवाइड करते हैं, इसे भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। ब्लड प्रेशर जैसे फर्स्ट डिग्री में 140-90 से लेके 170 और 100 तक है तो फर्स्ट है। यदि उसके ऊपर जाता है तो सेकंड डिग्री में आता है। यहाँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का रूप देते हैं, जिसको ट्रीट करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो जो आप थर्ड स्टेज जैसे कह रहे हैं, कैटेगरी कह रहे हैं, वहाँ पहुँच जाए तो वो हाइपरटेंशन है। बिल्कुल नहीं, फर्स्ट डिग्री माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हाइपरटेंशन हम इसको कहेंगे। माइल्ड में हम 140-90 से लेके 180-100 तक कहेंगे। डायस्टोलिक में होना चाहिए, डायस्टोलिक मेन ब्लड प्रेशर जिसको हमको देखना है, उसके ऊपर जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर का उस तरीके से हमको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अभिजीत जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, इसके बारे में समझना चाहूँगी क्योंकि हाइपरटेंशन के बारे में लोग कम ही जागरूक होते हैं। इसको लेकर आपका क्या मानना है कि आज के समय में लोग अब इसे धीरे धीरे समझना शुरू कर चुके हैं या अभी भी समझना बाकी है? मुझे लगता है अभी भी समझना बाकी है। जी। आपको पता होगा कि हमारे देश में 41 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर है और इस 41 करोड़ में से सिर्फ 45% लोगों को ये पता ही नहीं है उनको कि ब्लड प्रेशर है। मतलब करीब करीब 20 करोड़ के लोगों को पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो ये बहुत चिंता वाली बात होती है, ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर है पर पता नहीं है। क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर बना रहेगा तो इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, जिसमें धीरे धीरे आपके ब्रेन पे, हार्ट पे, किडनीज़ पे, आँखों पर असर आने लगता है और ये जानलेवा हो सकता है। और कई बार तो ये देखा गया है कि ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर है पर पता नहीं है, तो उनको सीधे हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इनका बारंबार बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। और इस जैसे आपने बताया कि इस साल का 17 मई जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, उसको सही तरीके से ब्लड प्रेशर नापना और ये एक थीम है। तो नापना मतलब स्क्रीनिंग करना, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको कि सरकार ने भी इसको बहुत सीरियसली लिया है।
अभिजीत, जिस तरह के आप ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिन्हें ये ही नहीं पता कि उन्हें हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो इसे किसी न किसी माध्यम से इग्नोर ही करते आए हैं। देखिए, उम्रदराज व्यक्ति तो जान समझ सकता है कि हम इस उम्र में के पड़ाव में पहुंच गए हैं, डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए या समय समय पर चेकअप करना चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि इस बीमारी की चपेट में आजकल युवा पीढ़ी भी बहुत ज्यादा आ रही है? बिल्कुल, आपको आंकड़ों पे जाएंगे तो 18 साल से 40 साल के जो उम्र वाले लोग हैं, उसमें कम से कम 17% जो आबादी है इस एज में वो ब्लड प्रेशर, उनमें ब्लड प्रेशर है। मतलब ये जो उम्र होती है, ये है वर्क फोर्स। हमारे देश में हमारा देश चलाने के लिए जो मैक्सिमम काम करने वाली जो उम्र होती है, ये 18 साल से लेकर 40 साल होती है। और इसमें इतना बड़ा परसेंटेज हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, तो ये चिंताजनक बात है। और इसमें इस उम्र से ही, मतलब मैं तो कहूँगा कि 18 साल के बाद कम से कम एक बार, साल में एक बार ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। और ये बार हर उम्र के साथ में उसका जो फ्रिक्वेंसी है ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग की या नापने की, वो बढ़ते जाना चाहिए। जी अतुल जी, जैसा कि अभिजीत जी कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उन्हें हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि इसके सिम्टम्स कैसे पता करें, लोग कैसे जानें कि उन्हें हाई बीपी या फिर हाइपरटेंशन हो सकता है? इसके क्या कुछ लक्षण नज़र आते हैं जिससे आसानी से वो समझ सकें? देखिए, जैसे शुरुआती दिनों में यदि किसी को चलने में परेशानी हो रही है या सीढ़ी चढ़ने में सांस फूल रही है, तो उसको एक बार ब्लड प्रेशर अपना चेक कराना चाहिए। या जिसको किसी को हेडेक बना हुआ है या किसी को आंखों में दर्द है या नंबर अपना आ रहा है, तो एक बार ब्लड प्रेशर उस टाइम पे देखने का हमेशा रूल आउट करना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है। सामान्यतः तौर पर देखा गया है कि ब्लड प्रेशर 140/90 पे भी हम ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू नहीं करते हैं, या फिर उस टाइम पे हमको चेकअप कराते रहना चाहिए। रेगुलर उसको ब्लड प्रेशर को चेकअप कराएं। यदि हमारे शरीर में कहीं भी हमको थकान महसूस हो रही हो, या अर्ली मॉर्निंग हम सीढ़ी जब चढ़ते हैं, ज़्यादातर फ्लैट सरफेस पे हम चलेंगे तो शायद परेशानी महसूस ना हो। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या हमको जरा सी एक सीने में कड़कपन या भारीपन महसूस होता है, तो एक बार ब्लड प्रेशर उस टाइम पे चेक कराएं। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन का खतरा किन लोगों को ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, एक उम्र के बाद तो व्यक्तियों को हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होती है, तो कहीं ना कहीं उनमें हम खतरा देखते हैं। जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि युवाओं में भी अब कहीं ना कहीं ये बीमारी ज़्यादा देखी जा रही है। लेकिन अगर हम आपकी लैंग्वेज में, डॉक्टरी भाषा में समझना चाहें, तो ये बीमारी किन लोगों को ज़्यादा खतरा देती है? ऐसे लोगों में ये ज़्यादा खतरा है जो कि पहले किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटिक हुए, या किसी को किडनी की बीमारी है, या कोई ऐसा है जो स्ट्रेस लेवल, जिसका स्ट्रेस वर्क ज़्यादा है। युवाओं में आजकल इसलिए ये शायद देखा जा रहा है कि स्ट्रेस वर्क बढ़ गया है। समय के साथ जल्दी चलने की और पैसे ज़्यादा कमाने की फोर्स में हर आदमी का स्ट्रेस बढ़ गया है। जो काम पहले आदमी की नींद कम हो गई है आज की डेट में, तो ये सब स्ट्रेस फोर्स वर्क हो गए हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ आ रहा है। और ऐसे व्यक्ति जिनके फैमिली मेम्बर्स में किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत रही हो, या जिनके हार्ट की बीमारी रही हो, या जिनको किसी को लकवे की शिकायत रही हो, ऐसे फैमिलीज मेम्बर्स को हमेशा ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। जी, अभिजीत जी, लोगों के बीच में जागरूकता कैसी लाई जाए इस बीमारी के बारे में? पहले तो मैं आज जो 17 मई है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। इस दिन जैसे हमने पूरे प्रदेश में 10,000 वॉलंटियर्स ने पूरे प्रदेशवासियों के ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग किए, और भोपाल में 50 जगह पर ऐसे कैंप्स लगे। तो इस तरह के स्क्रीनिंग कैंप्स होना चाहिए। सरकार तो अपना काम करती है, साथ में समाज को भी एक सामाजिक आंदोलन के रूप में लेकर जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी प्राइवेट की एजेंसीज़ हैं, NGOs है, सबको ऐसे आयोजन अभियान के रूप में चलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। केंद्र सरकार ने एक इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव कर 2017 में एक प्रोग्राम चलाया, जिसके अंतर्गत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की क्लिनिक्स होती है सरकारी अस्पतालों में। वहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, मतलब कोई व्यक्ति किसी को दिखाने के लिए जाता है अस्पताल में, तो डॉक्टर उस पेशेंट को तो देखता ही है, और साथ में जो अटेंडेंट है उसका भी बीपी लिया जाता है। उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। तो ऐसे अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा लोगों का हम स्क्रीन कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि ब्लड प्रेशर किसको है, और उसको हम सही इलाज दे पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। जी,
आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कई जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं, सरकार इस पर काम कर रही है, कई सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। आप लोग किस तरीके से जनता के बीच में पहुँचते हैं? क्या कुछ प्रोग्राम्स लेकर जाते हैं ताकि आसान भाषा में इसे समझाया जा सके, जागरूक किया जाए? किस तरीके से वो कैंप्स होते हैं? कैसे आप अपने प्रोग्राम्स को जनता के बीच में लेकर जाते हैं? बहुत सिंपल बात है कि हम रोज़ हमारी एक टीम होती है, जी। रोज़ रात को 8 या 8:30 के बीच में अलग अलग जगह पर चौपाल बैठाती है। चौपाल में 50 के करीब लोग इकट्ठा होते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। वहाँ से बात निकलती है कि कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर है और उनका ट्रीटमेंट ठीक से ले नहीं रहे हैं, किसी ने बंद कर दिया है। तो हमें व्यापकता मालूम पड़ती है कि ब्लड प्रेशर कितना है उस कम्युनिटी में। तो हम उन एरियाज़ को चिन्हित करते हैं और फिर हम कैंप लगाते हैं बाद में। जैसे एक बस्ती में कम से कम 6-7 चौपाल हो जाती है, उसके बाद उसी एरिया में उस हिसाब से कैंप्स लगाते हैं। वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट जाता है, फिजिशियन जाते हैं और फिर ब्लड प्रेशर की चेकअप होता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें करके हम व्यापक तौर पर सोसाइटी के, समाज के बीच में जाकर ब्लड प्रेशर पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। क्या आप लोग इसमें युवाओं को भी शामिल कर रहे हैं, वॉलंटियर्स भी बना रहे हैं क्या? बिल्कुल। हमारी टीम में मेडिकल छात्र, खासतौर से जो एलोपैथी के हो या होम्योपैथी, आयुर्वेद, इवन नेचुरोपैथी के भी स्टूडेंट्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, ये जो पैरामेडिकल्स होते हैं, इनकी टीम होती है और ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं और ये टीम पूरी समाज के बीच में जाती है और ये कैंप्स में मदद करती है। जी, ठीक। अतुल जी, आपसे समझना चाहूँगी, जानना चाहूँगी, क्या इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है या उसी से ही कहीं ना कहीं हम इसे जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि छोटी छोटी टेंशन भी बड़ा रूप ले लेती है। धीरे धीरे से आप टेंशन लेंगे, एक बात को काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, IBP होगा, हाइपरटेंशन होगा और फिर उसके बाद न जाने क्या क्या। तो मानसिक स्वास्थ्य भी जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने अभी जैसे कहा कि स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन, जी, जहाँ दिमागी तौर पे टेंशन बढ़ेगा, जिस व्यक्ति का हर छोटी छोटी बात पे टेंशन लेने की आदत है, उसको स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। तो स्ट्रेस ना लेना सबसे बड़ी चीज़ है। आज की डेट में जो होना है वो तो होगा, लेकिन स्ट्रेस आप जितना दूर रखेंगे, अपने काम में जितना व्यस्त रखेंगे, अपने शरीर को जितना ध्यान देंगे, आप उतना स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ आजकल देखी गई है कि लोगों में एक तो आज की डेट में जागरूकता खत्म हो गई, अपने शरीर के बारे में सोचना खत्म हो गया। मेरा सभी से जो निवेदन है देखने वालों से कि हम कम से कम हफ्ते में 5 दिन अपने शरीर के लिए एक आधा घंटे का टाइम दें, हम वॉक करें और अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मैनेज करें। स्ट्रेस सब जगह है, वो स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस खत्म नहीं होगा, उस पर काम करने से स्ट्रेस खत्म होगा। तो आप उस पर काम ज़्यादा करें, स्ट्रेस ना लें और अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेकअप कराते रहें। सर, इसी से जुड़ा ही एक और मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या इसके जोखिम को कम किया जा सकता है? हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की हम जो बात कर रहे हैं, क्या इसके जोखिम को भी कम किया जा सकता है अगर किसी को एक बार ये बीमारी हो गई? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहता हूँ जी, कि कई बार व्यक्ति को हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है और ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ देता है। हम पूछते हैं क्यों छोड़ दिया, तो बोले साहब हमने ब्लड प्रेशर चेक कराया था, वो नॉर्मली हमारा कम आ रहा है। ये कहीं ना कहीं एक भ्रांति है, क्योंकि आज की डेट में ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं हमारे पास जिनका असर लंबे टाइम तक रहता है। यदि कोई ब्लड प्रेशर आपने दवाई बंद करी है तो उसको सेकंड या थर्ड डे चेक करा के आप बंद ना करें, उसको रेगुलर चेकअप कराएं, क्योंकि वो शूटअप करता है, जिसको हम रिवर्सेबल हाइपरटेंशन कहते हैं। कभी दवाई बंद करने के बाद ब्लड प्रेशर शूट करता है। तो सबसे बड़ी गलती हम कहीं ना कहीं करते हैं और जब वो बाद में आते हैं तो ब्लड प्रेशर वो बढ़ा हुआ मिल रहा है और देख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर की गोली बिना डॉक्टर्स की पूछे कभी बंद ना करें। ब्लड प्रेशर की आपका जी ऊपर नीचे कहीं हो रहा है ब्लड प्रेशर, तो आप खुद से अपने मन से दवाई ना जोड़ें, क्योंकि आमतः देखा गया है कि हमारे ब्रदर को या फादर को चल रही तो वही दवाई हमने ले ली। तो ब्लड प्रेशर की दवाई हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर उस ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करें और हमेशा दवाएं लें। ठीक है। अभिजीत जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप लोगों ने डिवाइड कर रखा है, वॉलंटियर्स जो हैं पहुँचते हैं, आयुर्वेदिक के संबंध में भी समझाते हैं या अलग अलग और इसके संबंध में जो कैटेगरी होती हैं, तो सबसे अच्छी पद्धति या कैटेगरी आपको क्या लगता है? जनता क्या भाषा या क्या चीज़ों को ज़्यादा समझ रही है कि हाँ ठीक है, ये बात मान ली जाती है, इससे हो सकता है कि हमें अगर फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो? जैसे आपने बोला कि शिविर में एलोपैथिक डॉक्टर्स भी होते हैं, आयुर्वेद के भी होते हैं और होम्योपैथी के भी होते हैं, नेचुरोपैथी के भी होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक मैनेजमेंट,
कि आप जैसे अब डॉक्टर अतुल बता रहे थे कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हाइपरटेंशन होता है, तो एलोपैथी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि योग भी होना चाहिए, तो वो नेचुरोपैथी में आता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो होम्योपैथी में भी होती है, आयुर्वेद का भी कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट होता है, तो हर एक का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, हर एक के लिमिटेशंस भी है। तो मुझे लगता है कि सबको मिलाकर अगर होलिस्टिक मैनेजमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। और मैं हर बार यही कहता हूँ कि योगासन बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, ये आसान भाषा में आप समझाते हैं लोगों को, कैंप लगा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अक्सर या तो मन से दवाई लेना शुरू कर देती हैं या फिर मन से दवाई छोड़ भी देती हैं। तो क्या कैंप के माध्यम से किस तरीके से आप लोग उन्हें भी कुछ समझाने की कोशिश करें कि वो योग भी निरंतर करें, क्योंकि उनके पास हेडेक भी काफ़ी सारे देखिए होते हैं, घर के हैं, बाहर हैं, कोई जॉब वाली हैं, कोई गृहिणी है, कई तरह की महिलाएं भी आपके संपर्क में आती होंगी इलाज के दौरान। बिल्कुल, हम उनको समझाते हैं, पहले तो कई एग्जाम्पल्स बताते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर नहीं मालूम था कि ब्लड प्रेशर है, या जिसका ब्लड प्रेशर था और ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो क्या हुआ उनके साथ में, वो एग्जाम्पल्स बताते हैं, तो उनको समझ में आता है। कई बार टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा उनको नहीं मालूम होता, तो हम थोड़ा सा टाइम कैसे मैनेज करना है ताकि आप थोड़ा सा वक्त अपने शरीर के लिए निकालें, योग के लिए निकालें या एक्सरसाइज के लिए निकालें, हम उनको समझाते हैं। तो कई लोग समझते हैं और मुझे लगता है कि हम निरंतर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा लोग उसको समझेंगे और जागरूक होंगे। जी हाँ, अतुल जी, आपसे जानना चाहूँगी, इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है, जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ लोग जो हैं मन से ही दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ भी हैं इसको लेकर, हाई बीपी को लेकर प्रॉब्लम भी, कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, लोग इसे गलत माध्यम से भी ले जाते हैं कि एक बार अगर दवाइयाँ स्टार्ट कर दो तो हमेशा दवाई खाती रहने चाहिए, ये एक भ्रांति है। दूसरी भ्रांति ये भी है कि जब आपका बीपी बढ़ा हो तभी आप दवाई ले लो, उसके बाद दवाई आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, क्या भ्रांति है और क्या सत्यता है? नहीं, सत्यता ये है कि ब्लड प्रेशर की गोली यदि चालू हो रही है तो कभी कोई ऐसा रीज़न बनता है, मेडिकली कोई कॉज है जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर सकते हैं, तो देर आर सर्टेन रीजन, सर्टेन कंडीशन। वो हो सकता है टाइम पीरियड के कारण हो, उस टाइम के कुछ टाइम के लिए बंद हो, लेकिन यदि ब्लड प्रेशर एक बार है और यदि आपका ब्लड प्रेशर कम आना चालू होता है तो आपको उस टाइम पे निरंतर अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहें, और यदि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो सलाह पे आप बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहता कि दवाई बंद नहीं होती, दवा कुछ सर्टेन कंडीशंस में बंद होती है। और यदि किसी का ब्लड प्रेशर, कोई यंग पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर का कोई एक कारण, एक मसलन के रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है या कोई इसका कारण है जिसको हम सर्जिकली या मेडिकली करेक्शन कर सकते हैं, तो उसको कराने का तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। दूसरी, आपने जैसा मेरे को कहा कि लोग बंद कर देते हैं दवाई या आगे नहीं लेते हैं, इसमें भ्रांतियाँ होती हैं। तो ब्लड प्रेशर एक बार आप लेते हैं तो हमेशा लेना है, डोज ऊपर नीचे हो सकता है, अभी आप फास्टिंग में हैं या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम आया है या आपको ब्लड प्रेशर की दवाई बढ़ सकती है, एज के साथ आपका आर्टेरियल जो है उसकी इंटीमा है वो और टाइट हुआ तो ब्लड प्रेशर की उस टाइम पे डोज ऊपर नीचे हो सकती है। बिल्कुल। अभिजीत जी, आपसे पूछना चाहूँगी, क्या इस बीमारी को लेकर, जिस तरीके से भी आपने कहा कि जागरूकता लोगों के बीच में आप लोग लेकर जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, वॉलंटियर्स आपके बीच में पहुंच रहे हैं, कई सारे शिविर भी आप लोग लगा रहे हैं, तो क्या सामाजिक संगठनों के साथ या फिर सरकार के साथ समय समय पर आप लोगों की बैठकें भी हो रही हैं कि इसमें क्या और नयापन लाना चाहिए या क्या और इसे मॉडिफाई करना चाहिए, किस तरीके से जनता के बीच में पहुँचना चाहिए, या फिर सरकार से क्या कुछ और मदद मिल सकती है? आप लोगों की बैठकें भी इस मामले में हो रही है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी। मैं तो एक सुझाव भी दूंगा, बिल्कुल, सरकार को भी और जो प्राइवेट क्लिनिशियंस होते हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो क्लिनिक्स हो या नर्सिंग होम्स हो प्राइवेट में, आपको पता होगा कि 60 से 70% मरीज है प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाते हैं। तो जैसे सरकार ने एक जो इनिशिएटिव चालू किया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्लिनिक्स, जहाँ पे मैंने कहा था कि अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होती है, क्यों ना हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट क्लिनिक्स में भी जब कोई पेशेंट अपने अटेंडेंट के साथ में आता है तो हम पेशेंट देखने के बाद क्यों ना हम जो साथ में व्यक्ति आता है, अटेंडर आता है, उसका भी हम बीपी देखें, निःशुल्क कर सकते हैं हम, पर एक राष्ट्र सेवा होगी, समाज सेवा होगी, तो इस तरह से हम कई लोगों को ढूंढ पाएंगे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को। तो ये एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं तो फिर से आह्वान करता हूँ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को, प्राइवेट डॉक्टर्स को कि वो भी इस सरकार का जो इनिशिएटिव है वो अपने प्राइवेट
प्रैक्टिस में लागू करें। देखिए, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। सरकार से आप बिल्कुल इस बात को रखिएगा भी, आपने रखा भी। क्या आप ही इससे शुरुआत करेंगे? आपके छोटे छोटे कैंप से इस चीज़ की शुरुआत होगी क्या? बिल्कुल, कैंप से भी, और जब हमारा क्लिनिक है हम वहाँ पे भी हम अपने मरीजों के साथ जो आते हैं उनका ब्लड प्रेशर हम चेक करवाते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। जी। अतुल जी, आपसे समझना चाहूँगी, खान पान कितना मायने रखता है इस मामले में? क्योंकि कहते हैं कि अच्छा खाओ अच्छा रहो, तो ऐसे में लोग थोड़ी सी जो है परहेज करना भूल जाते हैं, तो खान पान किस तरीके से लोग रखें इस बीमारी के दौरान? जैसे अभी आपने कहा अच्छा खाओ अच्छा रहो, अच्छे खाने की डेफिनेशन हमको समझना होगी। अच्छे खाने में हमारी हाई फाइबर रिच डाइट होना चाहिए जी। जो कोलेस्ट्रॉल से कम युक्त हो। कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है शरीर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सेस जो आजकल का हम डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा जो खा रहे हैं, इन सबको अवॉइड करना होगा। और यदि खा रहे हैं तो हम उतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम उसको उतना जला पा रहे हैं हमारे शरीर से, हमको उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। खान पीने का बहुत रोल है इसमें। यहाँ आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके चलना है अपना, तो कोलेस्ट्रॉल की भी समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें। कोलेस्ट्रॉल यदि है तो उस हिसाब से अपनी मेडिकेशन लीजिए और वॉकिंग करें। वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने शुरू में भी कहा कि हफ्ते में 5 दिन अपने शरीर को दें और डेली एक्सरसाइज और थोड़ा सा मेडिटेशन और ये सब करें। जैसे अभी डॉक्टर अभिजीत ने भी कहा कि हम योग से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं। तो हम जो बात करते हैं वॉक करने की, योग करने की और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, ये सब उसी का समावेश है। हम इसको साथ में लेके चलेंगे तो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे। जी सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह की कोई बीमारी हमें होती है, हम डॉक्टर्स के पास पहुँचते हैं, डॉक्टर हमसे एक सवाल हमेशा करते हैं कि फैमिली में ये बीमारी तो किसी को नहीं है, तो फैमिली हिस्ट्री कितना मायने रखती है इस तरीके की बीमारियों में? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शुरू में भी कहा था कि यदि किसी के घर में किसी को कोरोनरी हार्ट डिसीज़ की बीमारी हुई है, या किसी को सीवियर लकवा यदि किसी को हुआ है, या किसी को ब्लड प्रेशर की जनरेशन में चला आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ब्लड प्रेशर अपना देखना चाहिए। हो सकता है कि अर्ली स्टेजेस में उसको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो, जिसको हम फैमिलियल डायग्नोसिस कहते हैं, या हेरिडिटरी हाइपरटेंसिव हो सकता है। देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे जैसे होमोसिस्टिनूरिया होता है, जहाँ वो कम होता है, उसमें ही ब्लड प्रेशर। तो ऐसे लोगों को हमको चिन्हित करना होगा, देखना होगा कहाँ पे। और यदि कोई, आप पहले चीज़ तो ये घबराना छोड़ दें कि हम डॉक्टर के यहाँ गए, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो दवाई चालू कर देगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे पास पहली बार आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो मैं उसको उस टाइम शायद ब्लड प्रेशर की दवाई चालू नहीं करूँगा। उसको मैं कहूँगा कि अगले सुबह शाम 3 दिन ब्लड प्रेशर अपना चेक कराए। यदि तीनों साइड में बढ़ा हुआ आता है, कॉन्सिक्यूटिव बढ़ा हुआ आ रहा है, तब हम उस पर विचार करा जाएगा कि ब्लड प्रेशर की गोली स्टार्ट करें ना करें। तो सबसे पहले ये भ्रांति निकाले कि गए और डॉक्टर के ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसने दवाई चालू कर देगा। तो ब्लड प्रेशर हम देखते हैं और ईसीजी करा के। मैं साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैडम, कि कई बार पेशेंट हमारे पास आता है कि सीने में घबराहट हुई, या कई बार पेट में दर्द बनाते हुए आता है और उसका शायद ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा हल्का सा, तो हम लोग कहते हैं कि ईसीजी कराइए। तो सामान्यतः आदमी कहता है कि साहब पेट दर्द के लिए ईसीजी क्यों कर रहे हैं? तो ये एक लक्षण है, हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है ब्लड प्रेशर के साथ बढ़ा हुआ, जिसको हमको रूल आउट करना है कि कहीं आप इम्पेंडिंग कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है। तो सबसे बड़ी ये भ्रांति निकालना होगा। कोई व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है कि कोई डॉक्टर आपको ज़बरदस्ती इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखेगा। यदि आपको इन्वेस्टिगेशन लिख रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए लिख रहा है, ना कि अपने लिए। जी बिल्कुल सर। अभिजीत जी, आपसे भी मैं एक अंतिम सवाल जानना चाहूँगी। जिस तरीके से आप लोग जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छे खान पान के संबंध में समझा रहे हैं, योग के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, इसके अलावा हाइपरटेंशन क्या है या हाई ब्लड प्रेशर क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कराने की उन्हें बार बार सलाह दे रहे हैं, इसके अलावा आने वाले समय के लिए भी आप लोगों ने कुछ प्लान कर रखा है कि किस तरीके से जनता के बीच में और पहुँचना है, और जागरूकता लाना है, या और लोगों को अपने साथ जोड़ना है? बिल्कुल, हमने जैसे मैंने कहा था कि हमारी जो टीम है इसमें डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो तो है ही हैं, पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि अब आगे चलकर डॉक्टर्स हो जाएंगे, प्रोफेशनल्स हो जाएंगे, तो हम उनको अभी से ही सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आपको सरकार के साथ समाज का भी जो एक काम होता है, फ़र्ज़ होता है, वो निभाना है। तो किस तरह से करना चाहिए वो हम उनको अपने साथ जोड़कर उनको हम ट्रेन करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम युवाओं को, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत होनहार युवा पीढ़ी है हमारी, और मुझे लगता है कि उनको अगर सही गाइडेंस मिलेगा और इस तरह से हम उनको सेंसिटाइज करेंगे तो वो बिल्कुल समझेंगे और वो अपने इस सेवा कार्य में आगे देश के लिए मदद करेंगे।
बिल्कुल। डॉक्टर अभिजीत जी, डॉक्टर अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ढेर सारी इस बीमारी के संबंध में जानकारी देने के लिए और उन्हें कई सारे टिप्स भी देने के लिए। उम्मीद है वो इस बीमारी को समझेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो ये सीधी चर्चा की थी हमने डॉक्टर अभिजीत से और डॉक्टर अतुल से। तो उम्मीद करेंगे आप भी इस हाइपरटेंशन को समझेंगे कि ये बीमारी क्या है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्वस्थ एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो उम्मीद करेंगे ये बीमारी भी आपसे कोसों दूर रहेगी। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।